हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस डीएसएसबी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस संगठन ने ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण MLX लॉन्च किया? ठीक है, MLX को जो है किसने जो है लॉन्च किया था? IIT रोपड़ ने। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? तो इसमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है बताना था। ठीक है, पहले तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जैसे GNP है सबसे पहले। ठीक, तो GNP क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। फुल फॉर्म भी जो है कई बार पूछी जाती है, तो तीनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। GDP अगर हम देखें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक और है इसमें NNP होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये NNP जो है होता है। ठीक, वेट ओके। तो यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है हमसे पूछा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है GNP यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और उसमें से जो हम क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन कर दे यानी कि मूल्यह्रास को जो है माइनस करना होता है। तो NNP = GNP माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, चलिए अगला है, शास्त्रीय नृत्य राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? ओके, देखिए अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 9वां शास्त्रीय नृत्य किसे बनाए जाने की वो है, तो वो छऊ नृत्य को जो है 9वां शास्त्रीय नृत्य जो है बनाया जा सकता है। ओके, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ पे कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम दिया है। कुचिपुड़ी कर्नाटक का नहीं, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और इसकी जो शुरुआत थी वो कृष्णा जिले में हुई थी। कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नाम का कोई गांव है, वहाँ पर जो है इसकी शुरुआत जो है मानी जाती है। ठीक है, तो कर्नाटक गलत हो जाएगा। इसमें सही नहीं है पूछा था तो केवल 1 आ जाएगा। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों ही कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं? केरल के हैं। ठीक है, सिर्फ कथक अगर पूछा जाता है तो ये कहाँ का हो जाएगा? यूपी का जो है कथक हो जाएगा। ठीक, ओके जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना। देखिए अगर मैं बात करूं बुझे हुए चूना, तो इसका जो सही होता है वो CaOH2 होता है। CaOH2। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो सही ये होना था, बट यहाँ पे ये दिया है कैल्शियम ऑक्साइड करके, तो ये इसमें सही माना है। ठीक है, अब बुझे हुए चूने का यानी कह लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पर होता है? जो प्लास्टर या सीमेंट होते हैं, जो इमारतों वगैरह में यूज़ की जाते हैं, वहाँ पर जो है बुझे हुए चूने का यूज़ होता है। ओके, ठीक। फिर इसमें अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे जो है CaO जो है उसको तो क्विक लाइम जो है बोला जाता है। ठीक है, क्विक लाइम होता है CaO। तो इसका जो सही रहेगा वो ये रहेगा CaOH2। ठीक, चलिए अगला देखिए, CaOCl2 इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसका कई बार जो है कॉमन नेम पूछ लिया जाता है। तो CaOCl2 को और क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, या ब्लीचिंग पाउडर का जो है ये केमिकल नेम पूछ सकते हैं, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या CaOCl2 जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल लीजिए सिर्फ। ठीक, उसके बाद है CaCO3। Ca क्या होता है? कैल्शियम, और CO3 क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका नाम हो जाएगा। और इसका अगर हम देखें तो कॉमन नेम क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? लाइमस्टोन होता है।
और लाइमस्टोन का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। ठीक, ओके, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अगला देखिए, 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है 42वें संशोधन से आता है कि ये किस वर्ष था? तो 1970 में जो है 42वां संशोधन आया था, 42 अमेंडमेंट जो था वो आया था। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो है पूछा जाता है कि कौन सा संविधान मतलब कौन सा संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? 42वां संशोधन। ये वही संशोधन है जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द थे जो कि जोड़े गए थे। ठीक है, कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में? प्रस्तावना में 3 शब्द जो जुड़े थे वो था समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। कौन सा वर्ड जुड़ा? पंथ निरपेक्ष। और एक और वर्ड था जो जोड़ा गया था वो था अखंडता। ये 3 शब्द थे जो कि 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना के अंदर जो थे ऐड किए गए थे 1976 में। और नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कौन से में है? भाग 4 क में। 4 में क्या है? नीति निदेशक सिद्धांत। और भाग 4 क संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य मिलते हैं? तो वहां पर आंसर आपका 0 रहेगा। ठीक है, वहां पे तब आपको 11 नहीं लगा के आना है, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था ही नहीं, बाद में जो है मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, एक और आता है यहाँ पे कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यालय जो थे वो 5 से 6 वर्ष की जो बढ़ोतरी की गई थी, 5 से 6 कर दिए गए थे, वो भी इसी संशोधन के तहत जो थी की गई थी। ठीक है, ओके। एक और संशोधन यहाँ पे आता है 1978 का, जो कि हुआ था 44वां संशोधन। 44वें संशोधन के से क्वेश्चन आते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको जो था मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। तो किस संशोधन के तहत जो था हटाया गया था? वो इसी संशोधन के तहत। और लोकसभा और राज्यसभा की जो भी कार्यकाल था उसे 6 से वापस 5 कर दिया गया था। कौन से संशोधन के तहत? 1978 के संशोधन के तहत ही जो था किया गया था। ठीक है, तो दोनों याद रखने हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? जिस्ना मैथ्यू, मीराबाई चानू, पीटी उषा, हिमा दास। तो ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। हिमा दास क्या है? ये धावक है। ठीक है, जो कहां से बिलोंग करती हैं? आसाम से बिलोंग करती हैं। 2018 में जो था हिमा दास को अर्जुन पुरस्कार से जो था सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, इसके अलावा और भी जो है खिलाड़ी हैं जिनके उपनाम से क्वेश्चन आता है, जैसे फ्लाइंग सिख। बार बार ये क्वेश्चन जो है एसएससी या डीएसएसबी में पूछा गया है ये क्वेश्चन पहले। तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। हरियाणा तूफान या हरियाणा हरिकेन, ठीक है, हरियाणा तूफान या हरियाणा हरिकेन अगर पूछा जाता है तो कपिल देव को जो है इस नाम से जाना जाता है। ओके, और आपसे पूछा जाता है हॉकी के जादूगर, तो वो कौन हो जाएंगे? ध्यानचंद हो जाएंगे। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पयोली एक्सप्रेस। ठीक, तो हिमा दास यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? जो फोक म्यूजिक नहीं है उत्तर प्रदेश का, वो बताना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगीत में कौन कौन से आते हैं? आल्हा आता है, आल्हान कह सकते हैं, आल्हा कह सकते हैं, होरी भी आता है, शोहर भी आता है, शोहर भी आता है। इसके अलावा इनमें तीनों के अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है ख्याल। ठीक है, गजल ये पूछे जाते हैं, सवांग, कव्वाली, रासलीला और रामलीला, ये सारे जो है यहीं के हैं। ठीक है, क्षेत्रीय संगीत है यूपी के। जो नहीं है वो है लमन। तो लमन कहाँ का है फिर? ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है। ठीक है, कुल्लू घाटी में जो है ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है लमन। इसके अलावा और भी हैं यहाँ के, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो जैसे झूरी हो गया, लमन हो गया, संस्कार हो गया, ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय संगीत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2021 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो अब हमारे में 2021 तो नहीं आएगा, लेकिन 2023 जरूर आ सकता है।
2023 का विंबलडन किसने जीता, ये पूछा जा सकता है। तो इस बार नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता है। नोवाक जोकोविच को किसने हराया है, कार्लोस अलकराज ने जो है इसको हराया है। कार्लोस अलकराज ने जो है नोवाक जोकोविच को हराया है और विंबलडन 2023 का खिताब जीता। ये तो पुरुष की है। महिला एकल का किसने जीता है, महिला एकल का जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा, मार्केटा वोंड्रोसोवा, ठीक है, इसने जो है जीता है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो करंट के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे भारत रत्न वगैरह हुआ, इस सब की भी जो है वीडियो लेके आ रही हूँ मैं, वो ज़रूर देखिएगा। वो आपके पेपर में मतलब जो जो करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, वो भी जो है आपको करवाई जाएगी। तो उन वीडियो को भी जो है ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अधातु परमाणुकता का कौन सा युग्म सही नहीं है, पूछा है। कौन सा युग्म सही नहीं है, हाइड्रोजन के एक परमाणु, ऑक्सीजन के द्विपरमाणु। देखिए एक परमाणु क्या होता है, जो एक ही परमाणु से बने होते हैं। कौन से बने होते हैं, जैसे He, हीलियम, नियोन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, ये सब एक परमाणु है क्योंकि ये एक ही परमाणु से बने हैं। द्विपरमाणु क्या होते हैं, जो दो परमाणु से बनते हैं। कौन से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2 लिखते हैं ना, तो दो परमाणु से बनता है। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब जो है क्या है, द्विपरमाणुक है, ठीक है। फिर एक त्रिपरमाणविक अणु भी होता है। इसमें क्या होता है, तीन परमाणुओं से बने अणु होते हैं। तो तीन में कौन सा आ जाएगा, O3 मतलब ओजोन, ठीक है, H2O। इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिपरमाणविक हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, द्विपरमाणुक है, ना कि एक परमाणुक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। तो ये बिल्कुल सही है। हरियाणा और पंजाब में चावल सिर्फ जीविका ही नहीं, उसको बेचा भी जाता है, ठीक है, बेचा भी जाता है, ठीक। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और ओडिशा में ये एक जीविका फसल है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ चावल के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़। और जो यहाँ के मैदानी भाग है, सिंधु गंगा क्षेत्र का जो मैदानी भाग है, तो वहाँ पर क्या मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो पंजाब और हरियाणा में ही जो है जलोढ़ मिट्टी जो है ये ज़्यादा है। उड़ीसा में जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं होती है, वहाँ पर दोमट या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे जो अभी फसल होती है वो कम पैमाने पर होती है। तो चावल को सिर्फ जीविका की फसल आप वहाँ पे कह सकते हैं, और यहाँ पे वाणिज्य की फसल जो है ये होती है। ओके, अगला है, रोपण कृषि में लंबे चौड़े पौधे में एकल फसल जो है बोई जाती है। दोनों ही कथन बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट सही दी गई हैं। देखिए रोपण की अगर मैं बात करूँ, ये भी एक तरीके की व्यावसायिक खेती है, ठीक है। इस तरीके की खेती में, ये रोपण खेती में क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल की जो है खेती बोई जाती है, एकल फसल, ठीक है, एक ही फसल जो है यहाँ पे बोई जाती है, ठीक। तो दोनों पॉइंट क्या होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन समतापी प्राणी नहीं है। ओके, समतापी मतलब समतापी प्राणी क्या होते हैं, इसको देखिए इंग्लिश में बोला जाता है होम्योथर्मिक। क्या बोलते हैं, होम्योथर्मिक। इसका मतलब क्या होता है, होम्योथर्मिक वो जीव होते हैं जो अपने निरंतर शरीर के तापमान को जो है बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ठंड में अब जो है वो अपना जो भी तापमान है उसको बढ़ा लेते हैं, या किसी और जगह जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लेते हैं। मतलब वो पूछा है कि वो कौन से प्राणी हैं। समतापी प्राणी होते हैं जिनका जो टेम्परेचर है ना वो सेम रहता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसमें जो है जो पक्षी और स्तनधारी जो है जो समूह आता है वो होम्योथर्मिक होता है। जैसे वेल हो गया, कबूतर हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब क्या है, होम्योथर्मिक होते हैं, ठीक है, मतलब समतापी जो है ये होते हैं। तो यहाँ पे चमगादड़ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। बाकी ये जो छिपकली है, टर्टल, कैमेलियन, ये जो है इसमें असमतापी में आ जाते हैं, ये शीत रक्त वाले होते हैं मतलब, ठीक है। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ओके देखिए,
51 तक अगर आप जाएंगे, 51 के यहाँ तक आपको मिलेगा मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार आ जाते हैं 51 के में। और 36 से लेकर 51 तक क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत होते हैं। उसके बाद आता है 52, अनुच्छेद 52 से शुरुआत हो जाती है भारत के राष्ट्रपति से। क्या है उसमें कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ये किस में है? ये अनुच्छेद 52 में आ जाता है। ठीक है, फिर 53 आता है आर्टिकल, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है बताई गई है। और 54 में आता है फिर राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन आप बोल सकते हैं। तो 54 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर भारत के उपराष्ट्रपति का पूछा जाता है तो उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में हो जाएगा? 63 में। भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान 52 में है और उपराष्ट्रपति का प्रावधान 63 में है। ठीक, इसमें कुछ और भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 65 दिया गया है। 65 में क्या है कि उपराष्ट्रपति जो है वो जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है किसी भी परिस्थिति के दौरान, तो वो अनुच्छेद 65 में आ जाता है। ओके, और उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव पूछा जाता है तो वो 66 में। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव पूछा गया तो 54 में था, ये कौन से में हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का 66 में हो जाएगा। 65 मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 70 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति के कार्यों का जो है निर्वहन दिया गया है। ये कम ही पूछा जाता है, ये बहुत कम आते हैं। ये 75 जो है ये मंत्रियों के संबंध में जो है कुछ प्रावधान इसमें दिए गए हैं, तो वही है इसमें, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है? देखिए, इस्पात विनिर्माण, कपड़ा बुनना, डबल रोटी पकाना और विज्ञापन। देखिए, विज्ञापन जो है ये आ जाता है तृतीय क्षेत्र। इस तरह ये जो काम होता है ना, इसको हम जो है मेनली 3 भागों में ज़्यादा बांटते हैं। जैसे सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर, मीन्स प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो है क्या आ जाती है? कच्चा माल जो होता है ना वो आ जाता है। फिर ठीक है, फिर उस कच्चे माल से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती हैं, जिसको हम विनिर्माण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विनिर्माण। जैसे इस्पात विनिर्माण, तो ये सेकेंडरी सेक्टर। कपड़ा बुना जा रहा है, कपड़ा किससे मिलता है? कपास से। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो कपास, खेती बाड़ी सब होगा वो प्राथमिक में जाएगा। फिर उस चीज़ों का यूज करके सेकंड में कुछ चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कपड़ा ही बुना गया, तो ये सेकंड जो है द्वितीय क्रिया में चला जाएगा। ऐसे ही डबल रोटी को पकाना की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, विज्ञापन हो, संचार हो, या फिर जो बैंकिंग वगैरह होता है, एंटरटेनमेंट हो, खरीदना बेचना हो, वो सब जो है तृतीय क्रिया में जाते हैं। तो यहाँ पे विज्ञापन जो है किसका उदाहरण है? तृतीय क्रिया का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास किस और किस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? युद्ध अभ्यास जो है नाम है, ये भारत और संयुक्त राज्य की सेनाओं के बीच है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन रहेगा। कब शुरू किया गया ये पूछा जा सकता है, तो 2002 में जो था ये शुरू हुआ था। और दोनों देशों की सेनाओं द्वारा जो है रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये जो युद्ध अभ्यास है, हर साल जो है ये कहीं ना कहीं पर जो है इसका वो होता है, अभ्यास जो है किया जाता है। ठीक है, ओके। तो और भी बहुत सारे हैं भारत और अमेरिका के बीच में। अगर मैं बात करूं सैन्य अभ्यास की, तो एक वज्र प्रहार और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, वज्र प्रहार। ठीक है, और कोप इंडिया, ये दोनों भी जो है किसके बीच में है? सिर्फ भारत और इंडिया के बीच में। कुछ बहुपक्षीय अभ्यास भी है जिसमें सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं, कुछ और देश भी शामिल हैं। तो जैसे मालाबार हो गया, मालाबार में भी भारत और अमेरिका दोनों शामिल है। लाल झंडा हो गया, इसमें भी दोनों शामिल है, और भी देश हैं। ठीक है, और एक रिम पैक, कौन सा है? रिम पैक, इसमें भी जो है भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, शासक और वंश का कौन सा युगम सही है? कनिष्क कुषाण से था और सातकर्णी सातवाहन वंश से था। तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे सही दिए गए हैं। देखिए, कुषाण वंश की अगर स्थापना की बात करें तो ये कुजुल कैडफिशिस ने की थी। ठीक है, बट यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण जो राजा हुआ वो था कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क हो जाएगा। और एक कनिष्क से ना एक युग की शुरुआत भी मानी जाती है, तो वो कौन सी थी? 78 ईस्वी जो था वो कनिष्क की उससे ही माना जाता है। 78 ईस्वी से जो थी इस युग की, कनिष्क की या कुषाण वंश की जो थी शुरुआत मानी जाती है। ओके, और इसको किस युग के नाम से जाना जाता है? शक युग के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ठीक है,
कनिष्क ही थे जिनकी उसमें जो थी कौन सी एक चौथी जो बौद्ध परिषद सभा हुई थी, बौद्ध परिषद सभा, ये कौन से नंबर की हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध परिषद। ठीक है, कहाँ पर की गई थी आयोजित? कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पे? कश्मीर में जो थी ये आयोजित की गई थी, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं सातवाहन। तो सातवाहन राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था पूछा जाता है, ये तो सिमुक था, सिमुक। ठीक है, और सातकर्णी जो था, ये इसकी माता का नाम कई बार पूछा जाता है, तो पूरा नाम जो अगर देखें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है इसका नाम, गौतमी पुत्र। तो गौतमी जो था इसकी माँ का नाम था। और सातवाहन वंश का अगर आपसे कभी शासकों में सबसे महान शासक अगर पूछा जाए तो वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ओके, तो ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनंत वर्मन किस वंश का शासक था? अनंत वर्मन। ओके, इसका जो पूरा नाम था वो था गंगेश्वर अनंत वर्मन चोडगंगा। ठीक है, तो ये गंगा वंश का शासक था। कहाँ पर था ये गंगा वंश? ओडिशा में, ओडिया वंश का संस्थापक, जो ओडिया सम्राट था ये, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। ठीक है, ओके, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसको वापस से पुनर्स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अनंत वर्मा को ही दिया जाता है। तो ये गंगा वंश का शासक था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? क्या है सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र? तो कहाँ पर है ये? तेलंगाना में जो है सही हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है तेलंगाना। इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट है। तेलंगाना के रामागुंडम में, जगह का नाम आपसे पूछा जा सकता है। रामागुंडम में जो है एनटीपीसी के द्वारा जो है ये स्थापित किया जा रहा है। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी श्रृंखला में 500 रुपए के नए नोट का रंग क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टोन ग्रे। जो है ये महात्मा गांधी का जो 500 का नोट है उसका जो नया रंग, नए नोट का जो रंग है वो क्या है? स्टोन ग्रे है। ठीक है, स्टोन ग्रे मतलब इसको हिंदी में भी कई बार पूछ लिया जाता है, पथरीला भूरा आप कह सकते हैं। ठीक है, पथरीला भूरा। और इसका जो बात करें तो इसमें जो विरासत स्थल है 500 के नोट में कौन सा है ये भी पूछा जाता है, तो लाल किला है। 10 रुपए के नोट के ऊपर कौन सा बना हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं। 50 में हम्पी जो रथ है वो है। ठीक है, 100 में रानी की बावड़ी है। ठीक है, 200 में सांची का स्तूप, और 500 में जो है लाल किला। और 2000 में पहले जो अभी नोट बंद हो गए थे 2000 के, तो उस पर मंगलयान था। ठीक है, तो ये नोट्स जब आए थे तो ये नोट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो थे एग्जाम में देखने को मिले थे। वापस रिपीट होने मुश्किल है, ये क्वेश्चन वापस से नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो वो है कुंचिकल जलप्रपात। जो सबसे पहले नंबर पे आता है कुंचिकल जलप्रपात है। ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में। इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, तो 455 मीटर या 1493 फीट की जो है क्या है इसकी ऊंचाई है कुंचिकल जलप्रपात की। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पूछा है तो वो है कावेरी नदी पर। नाम क्या है? तो उस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा है? शिव समुद्रम जल प्रपात। ये भारत का दूसरे सबसे बड़ा है और कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, और भी बहुत सारे जलप्रपात है, जैसे एक जोग जलप्रपात और पूछा जाता है तो वो भी कर्नाटक में ही है। ठीक है,
एक दूध सागर जलप्रपात तो कर्नाटक और गोवा में है ये। पलानी जलप्रपात अगर पूछा जाता है तो एचपी में है ये, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष में लगा दिया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध तो ये था 1829 में। किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो था इस पर प्रतिबंध लगाया था। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर्स इन इंडिया। ओके वेट, मैग्नीज का जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है बताना है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो मैग्नीज आयस्क का जो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, और मैग्नीज उत्पादक अगर पूछा जाता है तो वो कौन सा है? एमपी है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक, और भंडार उड़ीसा में पाए जाते हैं। यहाँ पे एमपी नहीं है तो उड़ीसा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। राजस्थान में क्या पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है तांबा। तांबा ऐसे के भंडार अगर पूछे जाते हैं तो वो राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर राजस्थान के अलावा वो झारखंड में भी मिलता है और मध्य प्रदेश में भी मिलता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? खिलजी के ठीक बाद तो दिल्ली पर 5 वंश जो थे जिन्होंने शासन किया था, सबसे पहले आता है कौन सा वंश? गुलाम वंश। इनका कार्यकाल से भी जो है क्वेश्चन आते हैं, और लगातार जो है हर एक वंश का जो था पूछा गया था डीएसएसबी में, तो सारे कार्यकाल में बता देती हूँ। गुलाम वंश का जो शासन रहा वो 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो थी गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश। कौन सा वंश आया? खिलजी वंश, जिसका जो कार्यकाल रहा वो मतलब कहाँ जब तक उसका शासन रहा 1290 से 1320 तक रहा था। गुलाम, खिलजी, उसके बाद आया था तुगलक, तुगलक वंश, इसलिए तुगलक यहाँ पे सही हो जाएगा। और तुगलक का जो शासन रहा वो 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। और उसके बाद आया सैयद, सैयद वंश का रहा 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, और लास्ट जो वंश था जिसने दिल्ली पर जो था राज किया था वो था लोधी वंश। ये क्वेश्चन आता है 1451 से लेकर 1526 तक जो था इनका शासन उस पर रहा था। ठीक, तो तुगलक वंश जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ओके, सैयद वंश की स्थापना पूछा जाता है, किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना खिज खां ने जो थी की थी। लोधी वंश का अगर पूछा जाए तो कौन था संस्थापक? बहलोल लोधी था। ठीक है, बहलोल लोधी। चलिए अगला देखिए। ओके, ये भारत में 2019-20 में पूछा गया जीडीपी का प्रतिशत, तो 3.27 था। सितंबर 2021 में G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था पीयूष गोयल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया? तो किसने किया था? कौन से राज्य ने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु जो था भारत का ऐसा पहला राज्य था, और ये योजना जो थी 2001 में जो थी शुरू की गई थी। ठीक है, देखिए अगला है, कथक कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है, सही बताना है। नहीं, कथक कहाँ का है बताया था मैंने आपको, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल का है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 239। ठीक है, अनुच्छेद 239 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
233 में क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, अनुच्छेद 233। 234 में क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो अदर पर्सन जो है, जो रिक्रूट किए जाते हैं जुडिशियल सर्विस में, वो 234 में जो है आता है। और 235 में आता है जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती है उन पे जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, तो ये 235 में जाता है। ठीक है, तो मतलब ये सारे अगर आप देखेंगे 233, 34, 35 ये कोर्ट से रिलेटेड होते हैं सारे ही। ठीक, ओके। और 239 में क्या हो गया, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो यूटी है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है 239। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है इसमें। Which of the following statement is correct? The portion of agriculture produce which is sold in the market by the farmer is called marketed surplus. तो इसमें करेक्ट बताना था, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। क्या कहा जाता है इसको, मार्केट सरप्लस जो है बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 वाज अडॉप्टेड। तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोनों ही जो है पॉइंट क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? सबसे शक्तिशाली जो चोल शासक माना जाता है वो राजा राज प्रथम को जो है सबसे चोल शासक जो है माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली, तो 2 ओलंपिक पदक किसने जीते हैं? पीवी सिंधु ने जो है जीते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 2016 में इन्होंने जो था रियो ओलंपिक जब हुआ था, 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था जिसमें इन्होंने क्या जीता था, रजत पदक, सिल्वर मेडल जो था जीता था। और 2020 का जो ओलंपिक था जो कि टोक्यो में हुआ था, वहाँ पर इसने पीवी संधू ने ब्रोंज मेडल जो कांस्य पदक है उसको हासिल किया था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है मनाया जाता है 31 मई को। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। लैटेराइट मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोगी होता है, तो सही नहीं है बताना। देखिए ये क्या होता है, लेटेराइट मृदा जो है वो चाय और कॉफ़ी के उगाने के लिए उपयोगी नहीं होती है, तो ये ओके सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले मैदानों में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। लेटेराइट जो मृदा होती है वो अनउपजाऊ होती है और क्षारीय मृदा होती है, जिसके मतलब ये चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, मसाले, काजू, सिनकोना, इन सभी की खेती के लिए लेटेराइट मृदा जो है वो कैसी होती है, बेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो है वो सही नहीं है, तो केवल 2 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये हमने पढ़ा था नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है, बिल्कुल सही है, और सल्फर बहुपरमाणुक होता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वो सारे ही जो है द्विपरमाणुक होते हैं। अगला है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? आगा खान पैलेस, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, पुणे में है ये। अगर प्रॉपर अगर हम देखें तो पुणे महाराष्ट्र में जो है आगा खान पैलेस स्थित है। ठीक है, किसके द्वारा जो था बनवाया गया था? मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय के द्वारा जो था इसको बनवाया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मो कंपोस्टिंग कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, वर्मो कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तन करना भी कंपोस्टिंग कहलाता है, तो ये भी कंपोस्टिंग कहलाता है। तो दोनों ही जो कथन है, दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? ये मैंने आपको ऊपर बताया था। 52 में जो है क्या है, राष्ट्रपति होगा भारत का, ये है। और 53 में क्या है, संघ की राष्ट्रपालिक शक्ति है। और 54 में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव है। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 जो है वो चुनाव से संबंधित है। ठीक, तो ये जो है सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कोशिका के निपटान की प्रणाली जो है क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है लाइसोसोम्स। ठीक है, ओके। और भी आता है ना, प्रोटीन संश्लेषण पूछा जाता है कई बार कि प्रोटीन संश्लेषण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में। देखिए यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है डीएनए स्टोरेज। डीएनए को जो स्टोर करने का होता है उसको क्या कहा जाता है? तो डीएनए कहाँ पर स्टोरेज होता है? न्यूक्लियस को, केंद्रक में होता है ना डीएनए, तो न्यूक्लियस हो जाएगा। एनर्जी प्रोडक्शन किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है वो कहाँ पर होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का राइबोसोम्स में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक, और प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सपोर्ट का, प्रोटीन किसका? ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सपोर्ट, क्या था, एक्सपोर्ट, ये किस में होता है? गोल्जी एपरेटस में होता है। ठीक, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिव की स्तुति में बनाए गए कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तो दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है। जो कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण है वो चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा 999 में जो था किया गया था। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश, एमपी में जो है ये स्थित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है स्थित है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का अर्थ होता है गुफा के महान देवता। ठीक, और चंदेल वंश की राजधानी क्या हुआ करता था पहले? खजुराहो जो थी कभी चंदेल वंश की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी जो है कंदरिया महादेव मंदिर जो है शामिल है। ठीक है, खजुराहो मंदिर का जो समूह था वो किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा जो है खजुराहो मंदिर बनवाए गए थे। ये भी याद आपको रखना है। दूसरा था तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोनों सही हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। क्या पूछा है यहाँ पे? प्लेयर्स की संख्या पूछ ली है। तो अगर मैं बात करूँ खो खो में, तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में होते हैं 12 खिलाड़ी। ठीक है, प्रत्येक टीम में जो है 12 खिलाड़ी होती हैं। लेकिन अगर हम प्रतियोगिता देखें तो सिर्फ 9 खिलाड़ी हैं जो कि मैदान में उतरते हैं। ठीक है, खो खो की शुरुआत जो है किस राज्य से मानी जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। मतलब मराठी लोगों में जो है ये खेल बहुत ज़्यादा प्रचलित जो है रहा है। ठीक, देखिए क्रिकेट में अगर पूछा जाए आपसे कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा फुटबॉल में भी जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 ही खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में अगर पूछा जाए तो हॉकी में भी 11 खिलाड़ी जो हैं होते हैं। 9 खिलाड़ी किस में होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। किस में होते हैं? बेसबॉल में। 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, और 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल और आइस हॉकी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक हैं रघुराम
राजन। ठीक है, रघुराम राजन जो है इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। और रघुराम राजन कौन रहे हैं? गवर्नर रहे हैं बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक, और बस इतना ही इनके बारे में आप याद रखिए। ठीक है, तो ये थे जीएस के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जीएस के कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में उनकी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।